दोस्तों, आज कहानी उस नेता की आपको बताने जा रहा हूं जो इमरजेंसी के दौरान जेल गया, बाहर निकला तो विपक्षियों के लिए मुसीबत बन गया। उसकी जुबान चलती तो विपक्षियों के दिलों पर खंजर चलते। निचले तबके के लोग और मजदूर ही उसकी ताकत थे। वो नवाबों के तख्ती हटाकर शहर का झंडा बरदार बन गया। वो सूबे का मिनी सीएम भी कहलाया। मगर जब बीजेपी सत्ता में आई तो उसकी जिंदगी मुंबईया फिल्म जैसी स्क्रिप्ट बन गई। इस सियासी शख्सियत का नाम है मोहम्मद आजम खान, जो कभी सियासत का कद्दावर नेता था। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की कुर्सी संभालते ही उसे 80 से ज्यादा मुकदमों का आरोपी बना दिया। मुकदमे भी ऐसे जिन पर चुटकुले बनाए गए। यूपी में मुर्गी खो जाती तो लोग आपस में ठहाकर लगाकर कहते कहीं इस चोरी में आजम का हाथ तो नहीं, क्योंकि आजम पर किसानों की जमीन जबरदस्ती हथियाने से लेकर किताबें चुराने, मारपीट करने, मुर्गी, बकरी और भैंस चुराने, लूट, डकैती, हत्या की कोशिश, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट और हेट स्पीच तक के मुकदमे लगाए गए। क्या आजम खान को बुलंदी से गिराने की साजिश रची गई? क्या इस साजिश में बीजेपी के साथ ही आजम खान की अपनी पार्टी समाजवादी पार्टी का भी हाथ रहा? तमाम कॉन्स्पिरेसी थियरीज के साथ जानते हैं आजम का रसूख और उनके आजम बनने का सफर, और एक ऐसे मुकदमे की कहानी जिसने उनसे विदायगी छीन ली, मगर वो केस बाद में कोर्ट से ही झूठा साबित हुआ। आजम का सियासी सफर शुरू होता है कांग्रेस राज में लगाए गए आपातकाल से। छोटे बड़े सभी कांग्रेस विरोधी नेता जेल जा रहे थे। उनमें एक नाम आजम खान का भी रहा। 1974 में आजम खान छात्र संघ के जनरल सेक्रेटरी चुने गए थे। जब देश में इमरजेंसी लगी तो कांग्रेस के खिलाफ आवाज बुलंद करने की वजह से उन्हें भी जेल में डाल दिया गया। बड़े नेताओं को तो जेल में ठीक ठाक तरीके से रखा गया था, मगर आजम उन नेताओं में से थे जिन्हें ऐसी तंग कोठरी में डाला गया था जहां रोशनी तक नहीं आती थी। लेकिन बाद में स्टूडेंट होने की वजह से उन्हें बी क्लास के जेल में रखा गया। प्रताड़ना की आंच उनके परिवार तक पहुंची। उनके इंजीनियर भाई शरीफ खां पर जॉब छोड़ने का दबाव भी डाला गया। उनके संघर्ष की शुरुआत भले ही आपातकाल से हुई, मगर उत्तर प्रदेश की सियासत में एंट्री रामपुर के नवाबों का विरोध करने से हुई। उस वक्त आजम खान के पिता मुमताज खान एक छोटा सा टाइपिंग सेंटर चलाते थे। माली हालत खस्ता थी, मगर जेल जाने की वजह से आजम का बहुत नाम हो गया था। लिहाजा 19 महीने जेल में गुजारने के बाद जब वो जेल से छूटे तो जनता पार्टी के टिकट पर 1977 में विधानसभा चुनाव लड़ गए। सामने मुकाबले पर थे मंजूर अली खान उर्फ शन्नू मियां। पैसा तो था नहीं और सियासत में भी कच्चे थे, लिहाजा वो चुनाव हार गए। इस शिकस्त के बाद उनके हौसले और बढ़ गए। टकराव हुआ रामपुर के नवाबी खानदान से। रामपुर के नवाब यूसुफ अली 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के हामी थे, लेकिन पीढ़ी बदली और सोच भी, तो उनकी नई पीढ़ी सियासत में उतर गई। 1967 में कांग्रेस के टिकट पर नवाबों के वारिस मिकी मियां के नाम से मशहूर जुल्फिकार अली खान रामपुर से सांसद बन गए। और जैसा कि इस देश की परंपरा रही कि तमाम रजवाड़े राजनीति में आते ही फिर से अपनी धाक जमाने में कामयाब रहे हैं, उसी तरह मिकी मियां ने भी रामपुर में अपना खूंटा गाड़ दिया और 1967, 1971, 1980, 1984 और 1989 में सांसद बने रहे। उनकी मौत हुई तो 1996 और 1999 में उनकी बेगम नूर बानो सांसद बनी। नवाबी सियासी उरूज पर थे। उनके मुकाबले पर आजम खां एक मामूली सा प्यादा, और इस प्यादे ने रामपुर के मैदान में नवाबों को पटखनी दे डाली। 1980 में आजम खान ने रामपुर विधानसभा सीट पर फिर चुनौती पेश की और इस बार किस्मत ने साथ दिया। उन्होंने मजदूरों और निचले तबके के लोगों को अपनी ताकत बना लिया। आजम ने पत्रकार और शायर मौलाना मोहम्मद अली जौहर को अपना आइडल चुन लिया। मौलाना मोहम्मद अली जौहर फ्रीडम फाइटर थे, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, जामिया मिलिया इस्लामिया की नींव रखने वाले थे, अंग्रेजों के विरोध में खिलाफत आंदोलन के झंडा बरदार थे। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अंग्रेजों के सामने दिया गया मौलाना का ये बयान मशहूर है कि हमें आज़ादी दे दो या फिर कब्र के लिए 2 गज जमीन दे दो। तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर को अपना आइडल शायद आजम खान ने इसलिए चुना क्योंकि रामपुर के नवाबों ने भी उनको काफी परेशान किया था। लिहाजा आजम ने मजदूरों और निचले तबके के लोगों के साथ मिलकर मौलाना का प्रचार प्रसार करके नवाबी खानदान के खिलाफ माहौल सेट कर चुके थे। आजम जैसे जैसे ताकतवर होते गए, नवाबी खान का दायरा सिमटता चला गया। उनकी सियासत पस्त होती चली गई। 2014 में तो सफाया ही हो गया। आजम खान 1980 और 1992 के बीच 4 राजनीतिक दलों के सदस्य रहे, क्योंकि उस वक्त सियासी दलों में टूट फूट हो रही थी। 1980 में रामपुर सीट पर पहला चुनाव उन्होंने जनता पार्टी सेक्युलर के टिकट पर लड़ा और जीता। इसके बाद 1985 में वो लोक दल के टिकट पर जीत कर आए। 1989 में जनता दल के टिकट पर जीते और 1991 में जनता पार्टी के टिकट पर। समाजवादी पार्टी बनी भी नहीं थी और आजम खान रामपुर के कद्दावर नेता बन चुके थे।
अक्टूबर 1992 में मुलायम सिंह ने समाजवादी पार्टी बनाई तो 1993 में वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते। 1996 में कांग्रेस के अफरोज अली खान ने रामपुर से कांग्रेस के टिकट पर बाजी मारी। उस दौरान आजम खान 1996 से 2002 तक राज्यसभा के सदस्य रहे। आजम की लगातार जीत और उनके सियासी जुबान उन्हें मुसलमानों का बड़ा नेता बना गई। उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को वो समाजवादी पार्टी से जोड़ने में कामयाब रहे। 2003 में यूपी में सपा सरकार बनने पर आजम ने मौलाना अली जौहर ट्रस्ट बनाया और फिर रामपुर यूनिवर्सिटी बनाने की कवायद शुरू कर दी। इस यूनिवर्सिटी पर बीजेपी की निगाहें शुरू से टेढ़ी रहीं और वक्त आने पर बीजेपी ने उस पर प्रहार भी किया। सपा सरकार के दौरान जब मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी का उद्घाटन था तब पूरी कैबिनेट रामपुर में मौजूद थी। 2017 में यूपी में सत्ता बदली और आजम खान का समय भी बदल गया। जब अखिलेश यादव ने 2017 में अपने पिता मुलायम सिंह यादव को हटाकर पार्टी की कमान संभाली तो नई पीढ़ी के साथ तालमेल बिठाने के लिए संघर्ष कर रहे आजम खान के लिए ये एक बड़ा झटका था। लेकिन रामपुर के इस शख्स ने अपनी पकड़ बनाए रखी, खासकर अपने गढ़ में और उसके आसपास। 2017 में बीजेपी ने 324 सीटों पर कब्जा जमाया था, लेकिन आजम खान फिर भी अपनी सीट बचाने के साथ ही पहली बार चुनाव लड़ रहे अपने बेटे को स्वार सीट से विधायक बना ले गए। रामपुर सीट पर आजम 10 बार विधायक बने। 2019 में आजम के सांसद बनने पर रामपुर सीट खाली हुई तो उपचुनाव हुआ और उपचुनाव में उनकी पत्नी तंजीम फातिमा ने जीत दर्ज की और विधायक बन गई। ये था आजम का किला, जहां यूपी में बीजेपी की लहर होने के बावजूद उनका बेटा और बीवी विधायक और वो खुद सांसद। 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर के बावजूद आजम खान ने रामपुर संसदीय सीट से जीत हासिल की। ये पहली बार था जब आजम खान ने लोकसभा चुनाव लड़ा था, वो भी बीजेपी में शामिल हुई बॉलीवुड स्टार जया प्रदा को हराने के लिए। इसके पीछे भी एक लंबी कहानी है जिसकी शुरुआत हुई थी 2009 में, जहां नवाबी खानदान के खिलाफ आजम ने जया प्रदा को तुरुप के पत्ते की तरह रामपुर सीट से उतारा था। अब वही तुरुप का पत्ता उनका दुश्मन नंबर 1 था। 2009 में आजम खान के विरोध के बावजूद मुलायम सिंह ने जया प्रदा को रामपुर लोकसभा सीट से उतारा। आजम इस फैसले से गुस्सा गए और उन्होंने पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर जया प्रदा का पुरजोर विरोध किया। उस दौरान आरोप तो ये भी लगे थे कि आजम खान ने उन्हें चुनाव हरवाने के लिए उनकी अश्लील तस्वीरें रामपुर में बंटवाई। जयप्रदा चुनाव जीत गईं, मगर आजम खान पार्टी से निकाल दिए गए। जयप्रदा जहां आजम को भाई मानती थी, अब दोनों के बीच गहरी खाई हो गई थी। 4 दिसंबर 2010 को आजम को फिर से समाजवादी पार्टी में शामिल कर लिया गया। दोबारा शामिल करने के पीछे राजनीतिक एक्सपर्ट्स मुसलमानों की खेमाबंदी करना मानते हैं। खैर, 2019 में अब दोनों आमने सामने मैदान पर थे। जयप्रदा ने जहां 2009 की अश्लील तस्वीरों को बंटवाने वाली बात को याद दिलाकर आजम पर हमला बोला, तो आजम ने भी उनके विरोध को लेकर अपनी बात पुख्ता कर दी। जयप्रदा बीजेपी में शामिल हो गई थी, लिहाजा आजम ने प्रहार किया कि उन्हें हमेशा से पता था कि वो खाकी अंडरवियर पहनती हैं। रामपुर वालों, उत्तर प्रदेश वालों, हिंदुस्तान वालों, उसकी असलियत समझने में आपको 17 बरस लगे। मैं 17 दिन में पहचान गया कि इनके नीचे का जो अंडरवेयर है वो खाकी रंग का है। ये बयान भले वैचारिक सियासत को दर्शाता हो, लेकिन महिला के लिए बोला गया था तो हंगामा मच गया। अपमानजनक कमेंट माना गया इसे। चुनाव हुआ और आजम ने जयप्रदा को 1,09,997 वोटों से हराकर जीत हासिल की। आजम खान को 5,59,177 वोट मिले। जैसा कि मैंने पहले कहा कि विरोधियों के लिए आजम की जुबान खंजर की तरह थी। उनके बयान विपक्षियों पर भारी पड़ते थे, लेकिन उसी खंजर से आजम खुद भी जख्मी होने लगे थे। साल 2016 में बुलंदशहर में हाईवे पर लुटेरों ने बंदूक की नोक पर महिला और उसकी बेटी का यौन उत्पीड़न किया, तो आजम खान ने इसे यूपी सरकार के खिलाफ राजनीतिक साजिश बताया। इस बयान पर उन्हें सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी थी। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान 9 अप्रैल को रामपुर में आजम खान के खिलाफ हेट स्पीच का मुकदमा दर्ज किया गया था। वो सपा बसपा गठबंधन से लोकसभा प्रत्याशी थे। एफआईआर में आजम पर वहां के तत्कालीन डीएम आंजनेय कुमार सिंह और उनकी मां के खिलाफ अभद्र टिप्पणी, पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अभद्र टिप्पणी, मुसलमानों को भड़काने, कटुता फैलाने जैसे आरोप लगे थे। बीजेपी ने आजम की उल्टी गिनती शुरू कर दी थी। रामपुर का गढ़ बीजेपी को अपनी सत्ता में नासूर नजर आ रहा था। आजम पर एक के बाद एक मुकदमे लगाए जाने लगे थे। साल 2022 में जब चुनाव हुआ तब तक आजम खान पर 87 मुकदमे दर्ज हो चुके थे। जैसे जैसे राजनीतिक प्रतिद्वंदी मजबूत होते गए, आजम को कमजोर करने की मुहिम से चल पड़ी थी। जरा से शिकायत पर केस दर्ज हो रहा था, तभी तो उन पर मुर्गी, बकरी और भैंस चोरी करने से लेकर किताबें चोरी तक के केस दर्ज हो गए थे। बड़ा संकट 2020 में आया, जब
आजम खान, उनकी पत्नी और तत्कालीन सपा विधायक तंजीम फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को बर्थ सर्टिफिकेट के जालसाजी के मामले में रामपुर की अदालत में सरेंडर करना पड़ा। तंजीम को जल्दी ही रिहा कर दिया गया, जबकि अब्दुल्ला की रिहाई जनवरी 2022 में हुई। आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली और उनको जेल से रिहा किया गया 27 महीने बाद। फिर भी आजम खान ने 10वीं बार रामपुर विधानसभा सीट जीती। उन्होंने जेल के अंदर से अपना नामांकन दाखिल किया था। आजम खान के बेटे ने भी रामपुर जिले के स्वार सीट से जीत हासिल की थी। ये जीत ऐतिहासिक भगवा उछाल के बावजूद मिली थी। 2022 का ये ऐसा चुनाव था जिसमें योगी आदित्यनाथ पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद सत्ता में लौटने वाले उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने थे। ऐसे में आजम का चुनाव जीतना बीजेपी को रास नहीं आया और फिर 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान हेट स्पीच मामले को लेकर अक्टूबर 2022 में ही रामपुर की MP MLA कोर्ट ने फैसला सुना दिया। हेट स्पीच का दोषी मानते हुए 3 साल की सजा आजम को सुनाई गई। आजम को उस वक्त जमानत तो मिल गई, लेकिन उनकी विधायकी रद्द कर दी गई। चुनाव आयोग को इत्तला दे दी गई। उपचुनाव की घोषणा भी हो गई। आजम के किले को ध्वस्त करने की पूरी तैयारी हो गई। उपचुनाव हुआ और बीजेपी ने रामपुर से आकाश सक्सेना को उम्मीदवार बना दिया। आजम खान ने सियासी उत्तराधिकारी के तौर पर आसिम रजा को दमखम के साथ मैदान में उतारा था। आजम के सारे विरोधी बीजेपी के खेमे में जा चुके थे। नवाब कासिम अली खान ने भी अपनी अदावत पूरी की। कांग्रेस में रहते हुए आजम के खिलाफ उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी का साथ देने का फैसला किया, जिसके बाद उन्हें कांग्रेस से 7 साल के लिए निकाल दिया गया। वहीं आजम खान के करीबी और मीडिया प्रभारी रहे फसाहत अली शानू ने अंत समय में बीजेपी का दामन थाम लिया था। आजम खान को हराने के लिए सीएम योगी से लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक समेत बीजेपी के बड़े लीडर रामपुर में डेरा जमाए थे। आजम के करीबियों को साथ लाने में जुटे हुए थे। इन विपरीत परिस्थितियों में आजम जनसभाओं में भावनात्मक अपील कर रहे थे कि अगर इस्लाम में खुदकुशी हराम न होती तो मैं वो कर लेता। वे मुझे हरा नहीं सके तो मुझे हटा दिया। उपचुनाव में आजम अपनी विरासत को बचा न सके और बीजेपी के आकाश सक्सेना ने आसिम रजा को हरा दिया। लेकिन उस वक्त कुछ लोगों ने रिपोर्ट किया कि कैसे चुनाव के दौरान सख्ती दिखाई गई, मतदाताओं को बूथ तक नहीं जाने दिया गया। वोटिंग के दौरान खुद आजम खान ने आरोप लगाया था कि पुलिस लोगों को धमका रही है, पीट रही है। मोहल्लों में पुलिस जाकर कह रही है कि वोट डालने मत निकलना। मोहल्लों में जाकर पुलिस कह रही है कि वोट डालने मत निकलना। रामपुर से पहली बार कोई हिंदू विधायक बना था। विधायक बनने वाले आकाश सक्सेना ने ही आजम के खिलाफ वो केस दर्ज करवाए थे, जिनका फैसला आने के बाद आजम खान की विधानसभा की सदस्यता खत्म कर दी गई थी। वो विधायक नहीं रह गए थे। अब आप इस साजिश का पर्दाफाश होता देखिए। जिस हेट स्पीच मामले में आजम की विधायकी छीन ली गई थी, उस मामले में 24 मई 2023 को रामपुर की सेशन कोर्ट में MP MLA कोर्ट के फैसले को पलट दिया और आजम खान को बरी कर दिया। अदालत के फैसले के बाद आजम खान के वकील विनोद शर्मा ने कहा, आज कोर्ट ने हमें दोषमुक्त था, वो अपना केस साबित नहीं कर पाया, हमें झूठा फंसाया गया। हमने अपील की थी कि हमें झूठा फंसाया गया है, हमारी बात मानी गई, ये अपील हमारे फेवर में गई है। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक दरअसल जिस अधिकारी अनिल कुमार चौहान ने आजम खान के खिलाफ हेट स्पीच की FIR दर्ज कराई थी, उनके स्टेटमेंट पर ट्रायल कोर्ट में जिरह हुई। इस स्टेटमेंट में अनिल कुमार चौहान ने कहा कि जो मैंने तहरीर लिखवाई थी वो जिला निर्वाचन अधिकारी के दबाव में लिखवाई थी, यानी रामपुर में बड़ा खेला हो गया और आजम का किला ध्वस्त हो गया। अब सवाल उठता है कि क्या आजम को फंसाने के लिए साजिश रची गई ताकि उनकी विधायकी छीन ली जाए? ये सवाल उस वक्त भी उठा जब डूंगरपुर मामले में उन्हें बरी किया गया। 2019 में डूंगरपुर बस्ती में रहने वाले लोगों ने बस्ती को खाली कराने के नाम पर लूटपाट, चोरी, मारपीट, छेड़खानी समेत अन्य धाराओं में एक थाने में 12 मुकदमे दर्ज कराए थे। डूंगरपुर मामले में 4 मुकदमों में फैसला आ चुका है। 2 मामलों में आजम खान को बरी किया गया, जबकि 2 केस में सजा का ऐलान हुआ। अब वो केस भी सुनिए जिसमें कोर्ट से मिली सजा ने आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की विधायकी छीन ली। मुरादाबाद के छज लैट में पुलिस ने 29 जनवरी 2008 को समाजवादी पार्टी की पूर्व मंत्री और रामपुर के पूर्व विधायक आजम खान की कार को चेकिंग के लिए रोका। इस दौरान गुस्सा होकर सपा नेता आजम खान सड़क पर बैठ गए। वहीं आजम खान और उनके साथियों पर सड़क जाम करने, सरकारी काम में बाधा डालने, भीड़ को उकसाने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज हुआ था। 9 और आरोपी थे, जिनमें अमरोहा के समाजवादी पार्टी के विधायक महबूब अली, पूर्व सपा विधायक हाजी इकराम कुरैशी, बिजनौर के सपा नेता मनोज पारस, सपा नेता DP यादव, सपा नेता ही राजेश यादव और सपा नेता राम कुंवर प्रजापति शामिल थे। 13 फरवरी 2023 में मुरादाबाद की MP MLA कोर्ट ने फैसला सुनाया। बाकी सभी आरोपी निर्दोष बताए गए।
आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को 2-2 साल की सजा सुनाई गई। इस सजा के बाद पिता की तरह बेटे ने भी अपनी यूपी विधानसभा की सदस्यता खो दी, क्योंकि द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के मुताबिक अगर सांसदों, विधायकों और एमएलसी को 2 साल या उससे ज्यादा की जेल की सजा सुनाई जाती है तो वो अपनी सीट खो देते हैं। ऐसी सजा के बाद वे 6 साल तक मतदाता नहीं होते हैं और इस तरह उस पीरियड के दौरान चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। 2019 में भी अब्दुल्ला आजम को विधायक के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था, क्योंकि वो चुनाव लड़ने के लिए पर्याप्त उम्र उनकी नहीं थी, लेकिन उन्हें 2 साल या उससे ज्यादा की सजा नहीं मिली थी, इसलिए वो 2022 में फिर से विधायक बन गए थे। अब बात उस केस की जिसने पूरे परिवार को जेल की सलाखों में पहुंचा दिया। अब्दुल्ला आजम के 2 बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने का मामला था। ये आरोप था कि आजम खान और उनकी पत्नी तंजीम फातिमा ने 28 जून 2012 को रामपुर नगर पालिका परिषद से अपने बेटे अब्दुल्ला आजम का बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया। इसके बाद 21 जनवरी 2015 को लखनऊ नगर निगम से भी एक और बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया गया। आजम परिवार ने पहले बर्थ सर्टिफिकेट में अब्दुल्ला का जन्म स्थान रामपुर बताया, जबकि दूसरे में जिक्र किया गया है कि उनके बेटे का जन्म लखनऊ के क्वीन मैरी हॉस्पिटल में हुआ है। दोनों बर्थ सर्टिफिकेट्स का इस्तेमाल अलग अलग जगहों पर अलग अलग कामों के लिए किया गया। इस मामले में रामपुर की MP MLA कोर्ट ने अक्टूबर 2023 में तीनों को 7 साल की सजा सुनाई और जेल भेज दिया। ये दूसरा मौका था जब इस मामले में तीनों जेल गए। फर्जी सर्टिफिकेट का यह मामला भी बीजेपी नेता आकाश सक्सेना का दर्ज कराया हुआ था। मामला हाईकोर्ट पहुंचा तो हाईकोर्ट ने आजम खान की सजा पर रोक लगा दी, लेकिन पत्नी और बेटे की सजा पर रोक नहीं लगाई, उनकी जमानत मंजूर कर ली। करीब 8 महीने बाद जेल से जमानत पर रिहा हुई तंजीम फातिमा ने कहा, ये न्याय की जीत है। उन्होंने ये दावा भी किया कि कोई भी चीज फर्जी नहीं है। एक गलती में सुधार करवाने की कोशिश की गई थी, बल्कि सुधार करवाया भी गया है। जो बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ बना था उसे निरस्त कराया गया, उसके बाद ही लखनऊ से बना सर्टिफिकेट लगाया गया। कोई भी चीज इसमें फर्जी नहीं है। सभी दस्तावेज मेरे पास हैं, वक्त आने पर मैं आपको दिखा दूंगी। सभी मुकदमे झूठे और फर्जी लिखे गए। एक अधिकारी के घर बुलाकर रात को आधे घंटे पर FIR लिखवाई गई। जो अनपढ़ लोग थे उनसे हस्ताक्षर करवाए गए हैं। आजम खान की मुश्किलें कम नहीं हुई। मई 2024 में फिर एक मामले में सजा सुनाई गई। मामला था रामपुर के ही डूंगरपुर का। 6 दिसंबर 2016 में गंज थाने में दर्ज कराए गए इस मुकदमे में अबरार नाम के शख्स ने इल्जाम लगाया था कि आजम खान, रिटायर्ड CEO आले हसन और बरकत अली ठेकेदार ने उनके साथ मारपीट की है। घर में घुसकर तोड़फोड़ की और जान से मारने की धमकी दी। उनके मकान को तोड़ दिया। इस मामले में MP MLA कोर्ट ने आजम खान को 10 साल और बरकत अली को 7 साल की सजा सुनाई। रिटायर्ड CEO आले हसन खान का हाई कोर्ट से स्टे चल रहा था तो उनकी पत्रावली इस मामले से अलग कर दी गई थी। डूंगरपुर मामले में अब तक 5 मामलों में कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। इसमें 3 में से आजम खान समेत सभी आरोपियों को राहत मिली है, जबकि 2 मामलों में सजा सुनाई गई है। 10 साल की सजा आजम खान को मिली, अब तक की सबसे बड़ी सजा है। डूंगरपुर केस भी दिलचस्प है। साल 2016 में सपा सरकार थी तो आजम खान कैबिनेट मिनिस्टर थे। डूंगरपुर में गरीबों के लिए आसरा आवास बनाए गए थे। उससे पहले यहाँ कुछ लोगों के मकान बने थे जिन्हें सरकारी जमीन पर कब्जा बताकर तोड़ दिया गया था, जैसा अभी आप योगी सरकार में देख रहे होंगे, जहां लोग सरकार पर आरोप लगाते हैं कि जबरन उनके घरों को तोड़ा जा रहा है। ठीक वैसे ही 12 लोगों की ओर से उस वक्त मुकदमे दर्ज कराए गए कि सपा सरकार में आजम खान के इशारे पर पुलिस और समाजवादी पार्टी के लोगों ने आसरा आवास बनाने के लिए उनके घरों को जबरन खाली कराया और उनका सामान लूट लिया, मकानों पर बुलडोजर चलवा दिया। जब इस मामले में आजम खान को 10 साल की सजा मिली तो उनकी पत्नी डॉक्टर तंजीम फातिमा ने अहम सवाल उठाए। तंजीम फातिमा ने एक बार फिर दोहराया कि उन्हें और उनके परिवार को सुनियोजित षड्यंत्र के तहत फंसाया गया और सजा दी गई। मीडिया ने भी सच्चाई सामने लाने की कोशिश नहीं की। डूंगरपुर में सरकारी जमीन पर मकान बनाए गए जिसमें आजम खान और हमारा किसी का कोई रोल नहीं था। सवाल लाजिम है कि एक सरकारी योजना के तहत आवास बनाए गए तो सजा सिर्फ आजम खान को क्यों? और अगर जमीन सरकारी है तो फिर उसे खाली कराकर वहां सरकारी प्रोजेक्ट बनाने का रास्ता साफ करने वाला अपराधी कैसे कहा जा सकता है? ये जुर्म अगर था तो सरकार जिम्मेदार होनी चाहिए। खैर, मौलाना अली जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर भी आजम पर शिकंजा कसा गया। 26 मुकदमे किसानों ने जमीन कब्जाने के दर्ज कराए। 1500 बीघा जमीन पर बनी इस यूनिवर्सिटी में कई विशाल भवन तैयार किए गए हैं। 2015 में श्रम विभाग की ओर से एक शिकायत पर यूनिवर्सिटी को लेबर सेस जमा करने के लिए नोटिस जारी किया गया था। तब यूनिवर्सिटी के भवनों की कीमत 2000 करोड़ आंकी गई थी। बीजेपी सरकार में आजम खान ने आकलन पर आपत्ति की, फिर कीमत सिर्फ 147
करोड़ 20 लाख रुपए रह गए। इसका लेबर सेस 1 करोड़ 36,37,000 आंका गया। सेस जमा न करने पर यूनिवर्सिटी की इमारतें कुर्क कर ली गई थी। बाद में ये मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा, तब यूनिवर्सिटी ने सेस की रकम जमा कर दी। हालांकि इस आकलन को गलत बताकर शिकायत भी की गई है। आजम खान ने साल 2012 में मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी का कार्यालय खोलने के लिए 100 रुपए साल के हिसाब से 30 साल के लिए जमीन को लीज पर सरकार से लिया था। बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने इस मामले में भी सीएम योगी आदित्यनाथ से शिकायत की कि लीज की शर्तों का उल्लंघन हुआ है। आजम खान ने इस जगह पर समाजवादी पार्टी का ऑफिस खोल रखा है, जो गलत है। लीज को निरस्त कर जमीन सरकार को अपने कब्जे में ले लेनी चाहिए। जौहर यूनिवर्सिटी को दी गई जमीन की लीज शर्तों का उल्लंघन बताकर योगी आदित्यनाथ सरकार की ओर से इसे रद्द कर दिया गया। नवंबर 2023 में मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और जमीन की लीज को रद्द करने के फैसले को चुनौती दी गई। इस मामले में एक याचिका हाईकोर्ट में भी दाखिल की गई थी, लेकिन सुनवाई में देरी हो रही थी। तब सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई गई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा पहले हाईकोर्ट मामले को सुने। हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और याचिका खारिज कर दी गई। हाईकोर्ट ने सरकार के फैसले को ही सही माना। आजम खान की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन समाजवादी पार्टी से आजम खान को कोई मदद नहीं मिल रही थी। पूरी लड़ाई ये परिवार अकेले लड़ रहा था। जेल में रहने के दौरान अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ने उन्हें पूरी तरह दरकिनार कर दिया था। आजम खान पर ग्रहण उस वक्त लगा जब उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ अन्य विवादास्पद मुस्लिम चेहरों जैसे कि मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद पर पुलिस और राजनीतिक कार्रवाई हो रही थी, लेकिन इनमें और आजम खान में अंतर था। अन्य 2 लोग जो थे, जिनका नाम मैंने लिया, वो अपराधी से राजनेता बने थे, जबकि आजम खान एक राजनेता थे जो आपातकाल में जेल भी गए। शायद समाजवादी पार्टी का खामोश रहने की वजह एक ये भी रही हो, क्योंकि पूरा प्रदेश भगवामय हो रहा था, लेकिन समाजवादी का वोटर तो यादव और मुसलमान ही था। मुसलमानों के बड़े नेता आजम बन चुके थे, लेकिन एक बात गौर करने वाली है कि उनकी छवि जो है वो कभी भी सांप्रदायिक नेता वाली नहीं रही है। फिर क्यों उनके लिए समाजवादी पार्टी ने संघर्ष नहीं किया? राजनीतिक गलियारों में तो ये चर्चा रही है कि अखिलेश यादव आजम खान के वर्चस्व से खुद को बचा नहीं पा रहे थे। पार्टी में वो एक मिनी सीएम और सुपर सीएम कहलाने लगे थे। हर मामले में आजम खान का दखल होता था। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या जानबूझकर फिर अखिलेश यादव ने उन्हें दरकिनार किया? क्या अखिलेश उनको पूरी तरह साइडलाइन करना चाहते थे? आजम और अखिलेश के बीच दूरियां बढ़ गई, जिसका नतीजा 2024 के चुनाव में रामपुर के उम्मीदवार को लेकर सामने आया। अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में इमाम मुहिबुल्लाह को उम्मीदवार बना दिया, तो आजम खान ने आसिम रजा को खड़ा कर दिया। आसिम रजा ने पर्चा भरा भी, मगर उनका पर्चा निरस्त हो गया। अखिलेश यादव ने आजम को बचाने के लिए कोई बड़ा प्रयास नहीं किया। जब ये बात पुख्ता तौर पर मुसलमानों के बीच पनपने लगी, तो फिर 2024 के चुनाव में अखिलेश यादव ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट में आजम खान का नाम रख दिया, वो भी तब जब आजम सीतापुर की जेल में बंद थे। शायद अखिलेश उनके समर्थकों को यह संदेश देना चाहते थे कि पार्टी ने उन्हें उनके हाल पर छोड़ा नहीं है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत वोट की होती है और आजम के पास मुस्लिम वोट की ताकत है। सपा में तमाम मुस्लिम नेता आए और गए, अभी सपा में कई लोग हैं भी, लेकिन अपने समाज में आजम की जैसी पैठ कोई नहीं बना पाया। बीजेपी की सत्ता में आने के बाद भी, 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज होने के बाद भी, जेल में रहने के बाद भी आजम खान ऐसा नाम है जिसमें रामपुर फतह करने की कुव्वत है। कोर्ट से कई मामलों में मिली राहत से लोगों के बीच ये मैसेज पुख्ता तौर पर चला गया है कि आजम खान राजनीतिक षड्यंत्रों का शिकार हुए हैं। तो दोस्तों, ये थी शॉर्ट में कहानी आजम खान की, जिसमें मैंने सारे फैक्ट्स और डिटेल्स आपके सामने रखने की कोशिश की है। अब आप लोग बताइए कि क्या वाकई आजम खान की जगह जेल है या फिर उनको साजिश करके फंसाया गया है? आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।